हेलो एवरीवन, आई एम सी मितेश पवार और आज के लेक्चर में हम IFRS 16 लीजेस का डिटेल रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजेस के डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको असेट्स की डेफिनेशन समझाता हूँ। असेट्स क्या होती है? एक इकोनॉमिक रिसोर्स जो एंटाइटी के कंट्रोल में होता है और जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं। तो ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा काम है कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो हमने क्या करा? एक डिलीवरी वैन परचेस करी। तो ये डिलीवरी वैन क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्स है, ठीक। क्या ये हमारे कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में, यानी कि हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि इस डिलीवरी वैन से हम किस कस्टमर को सर्विस देंगे, किस रूट पे सर्विसेज देंगे, किस टाइम पर सर्विसेज देंगे। कौन डिसाइड कर पा रहा है? हम डिसाइड कर पा रहे हैं। और इससे ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक बेनिफिट किसको मिलेंगे? हमें ही मिलेंगे। तो ये डिलीवरी वैन जो है, ये क्या है? हमारी असेट्स होती है। आप बहुत अच्छे से इसको क्या कर लेते हो? आइडेंटिफाइड कर लेते हो और असेट से रिकॉर्ड कर लेते हो। लेकिन जैसे ही लीजेस की बात आती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, कंट्रोल किसका है। ठीक है। तो लीज में क्या हुआ, समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम एक कुरियर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। हमको डिलीवरी वैन की जरूरत है, तो हमने क्या करा? डिलीवरी वैन परचेज नहीं करा, हमने सप्लायर से बात करी कि हमें डिलीवरी वैन की जरूरत है। सप्लायर कौन? जो डिलीवरी वैन के सप्लायर होते हैं, या मैन्युफैक्चरर हो सकता है। कि हमने बोला कि हमें एक डिलीवरी वैन दे दो बना के, लेकिन हम परचेज नहीं करेंगे आपसे। इसके बदले में हम आपको कंसिडरेशन देते रहेंगे, हर महीने या हर साल देते रहेंगे, है ना। तो हमें एक डिलीवरी वैन दे दो आप। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए दे दो मुझे। और इसके बदले में हाँ, हम आपको क्या देंगे? कंसिडरेशन देंगे। लेकिन इस डिलीवरी वैन को हम कहाँ यूज करेंगे? मतलब किस रूट पे यूज करेंगे, किस टाइम पर यूज करेंगे, किस कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए देंगे, कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे। यानी कि कंट्रोल किसका होगा? हमारा कंट्रोल होगा। भले ही हम इसके ऑनर नहीं है, हम कंट्रोल कर रहे हैं इस डिलीवरी वैन को। तो बताओ, क्या ये डिलीवरी वैन हमारी बुक्स में एज अ असेट्स रिकॉर्ड होना चाहिए क्या? यस, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि असेट्स की डेफिनेशन को ये पूरा कर रहा है। असेट्स की डेफिनेशन क्या बोलती है? कि कंट्रोल होना चाहिए आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर। ऑनरशिप की बात ही नहीं करता। तो अगर ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम क्या करते हैं? हम इसे असेट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं और इस असेट्स का नाम दिया जाता है यहां पर ROU असेट्स, राइट ऑफ यूज असेट्स। मतलब इस असेट्स के ऊपर, इस डिलीवरी वैन के ऊपर, इस डिलीवरी वैन को यूज करने का राइट हमारे पास है। ठीक है। समझ में आ गया आई होप आपको कि लीज क्या होता है। यानी कि इस लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसमें ना 4 एलिमेंट होते हैं। कितने? 4 एलिमेंट होते हैं। क्या क्या एलिमेंट अभी जो हमने डिसाइड किया? जैसे डिलीवरी वेन, क्या ये स्पेसिफाइड है? क्या आइडेंटिफाइड हो रही है? क्या हाँ, हमने डिलीवरी वेन ली। हाँ, और ये डिलीवरी वेन कौन सी है ये भी हम आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल तो किसी डिलीवरी, स्पेसिफिक डिलीवरी वेन पर होगा ना। तो ये डिलीवरी वेन है मेरे पास। कितने साल तक यूज करूंगा? यानी कि फॉर द पीरियड 5 साल। 5 साल के लिए मेरे पास इसका कंट्रोल आ गया। और कंसिडरेशन पे कर रहा हूं मैं। कंट्रोल भी आ गया, कंसिडरेशन पे कर रहा हूं। तो ये 4 एलिमेंट है। अगर ये 4 एलिमेंट है, तो आप बोलोगे ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है। तो हाईलाइट कर रहा हूं इसको। देखो, आइडेंटिफाइड असेट्स होना चाहिए। लीज कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है? जब आइडेंटिफाइड असेट्स हो, राइट मिल रहा हो, पीरियड डिसाइड हो रहा हो, और कंसिडरेशन दिया जा रहा हो। अगर ये चारों एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे लीज कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एक भी एलिमेंट मिस हुआ, तो हम बोलेंगे कि ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। MCQ में पूछा जाता है इस चारों एलिमेंट पे। ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आइडेंटिफाइड असेट्स से पहले मैं आपको कंट्रोल का मतलब समझा देता हूँ। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कि जो असेट्स है, जैसे डिलीवरी वैन है, इस डिलीवरी वैन से ऑलमोस्ट ऑल, मतलब सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट किसे मिलेंगे? मुझे ही मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगा तो बेनिफिट मुझे ही मिलना चाहिए। अगर बेनिफिट शेयर हो रहे हैं सप्लायर के साथ में, तो फिर ये हमारा, हम ये बोलेंगे कि हमारा कंट्रोल नहीं है इस पे, है ना। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज, कंट्रोल कब बोलेंगे? जब इससे सारे बेनिफिट किसको मिल रहे हैं? मुझे मिल रहे हैं। 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट। हो सकता है ना, जब इसको सेल कर देंगे, या हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए समझो, ये डिलीवरी वैन ली, तो सप्लायर ने क्या करा पता है? अपनी भी ब्रांडिंग कर दी, छोटा सा एडवर्टीजमेंट लिख दिया उस डिलीवरी वैन के ऊपर। तो ये है ना, बहुत नेग्लिजिबल क्या है? बेनिफिट है। सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं ना। इस डिलीवरी वैन को हम डिलीवरी में यूज करेंगे, तो इससे बेनिफिट तो हमें ही मिल रहा है। दूसरी चीज, इस डिलीवरी वैन को कहाँ यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड कर रहा हूँ।
तो हम बोलेंगे हमारा कंट्रोल है। मतलब किस रूट पर किस कस्टमर को सर्विस देने के लिए रात को यूज करेंगे, सुबह यूज करेंगे, दोपहर में यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, ये कौन डिसाइड कर पा रहा है? मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ। हो सकता है हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो ऐसा हुआ होगा कि जैसे कि इस डिलीवरी वैन को आप ओनली इंडिया में यूज कर सकते हो। तो क्या इससे क्या कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट हो रहा है? क्या नहीं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बाउंड्री लगा रहे हैं। उस बाउंड्री के अंदर अंडर में इस इंडिया के अंदर कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सब मैं डिसाइड करूंगा, तो मेरे पास कंट्रोल है ना। तो कभी कभी क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में ना रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, तो रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल को रिमूव नहीं करती है, ध्यान रख लेना। ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो गवर्नमेंट भी लगाती है। जब हम कोई व्हीकल लेते हैं तो व्हीकल की क्या लेती है, लोडिंग कैपेसिटी डिसाइडेड होती है। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो हमारे पास कंट्रोल नहीं आया, इसलिए हम असेट्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर भी तो हम क्या करते हैं, जो ट्रक है उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में एज असेट्स। तो ऐसी लिमिटेशन लगाई जाती है, इसको प्रोटेक्टिव रिस्ट्रिक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, चलो तो यहां पर आते हैं। तो यहां पर यह समझ में आ गया कि कंट्रोल का मतलब क्या हुआ। कंट्रोल का मतलब सब्सटेंशियली ऑल द बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए, और हम कब इसका यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, हम ये डिसाइड कर रहे हैं। चलो अब आते हैं हम आइडेंटिफाइड असेट्स के ऊपर। आइडेंटिफाइड कब मानी जाएगी आपकी असेट्स? जब कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड हो असेट्स, या फिर इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड हो, एंड सप्लायर के पास कोई सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। उसके पास सब्स्टिट्यूशन का राइट नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली मतलब, जैसे व्हीकल नंबर बता दिया या कलर बता दिया कि इस ये कलर की डिलीवरी वैन मिलेगी, या इस रजिस्ट्रेशन की डिलीवरी वैन आपको मिलेगी। तो ये क्या कर दिया, एक्सप्लिसिट कर दिया। या हो सकता, अब एक्सप्लिसिट तो नहीं करा, लेकिन है ना जो सप्लायर है उसके पास क्या है, एक ही डिलीवरी वैन है। ऑब्वियसली बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वही हमें प्रोवाइड करेगा। तो इसको बोला जाता है कि ये क्या है, इम्प्लिसिट है। भले ही ये नहीं बताया कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर की या ये इस कलर की, लेकिन सामने वाले के पास एक ही व्हीकल है ना, वही दे सकता है हमें। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन देखना है आइडेंटिफाइड के लिए, कि सप्लायर के पास कोई सब्स्टिट्यूशन राइट ना हो सकता है ना कि हमें बोला उसने कि ये वाली व्हीकल नंबर आपको देंगे, ब्लू कलर की देंगे, लेकिन उसके पास ब्लू कलर की और भी गाड़ियां हैं। तो ब्लू कलर की और भी गाड़ियां हैं तो वो क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी ना फिर। तो हमें देखना होगा क्या उसके पास सब्स्टिट्यूशन का राइट है कि नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन है ना सप्लायर के पास प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है कि वो सब्स्टिट्यूट कर देगा। और अगर प्रैक्टिकली एबिलिटी है भी, उससे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा सब्स्टिट्यूट करने का। तो हमें ना सप्लायर के इंटेंशन को देखना चाहिए, क्या सब उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी है क्या सब्स्टिट्यूट करने की। और अगर सब्स्टिट्यूट कर भी देता है तो क्या उससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा क्या। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि वो प्रैक्टिकल एबिलिटी उसके पास सब्स्टिट्यूट करने की, और उससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि उसके पास क्या है, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है। मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकता है। और अगर ऐसा राइट उसके पास है तो हम असेट्स को आइडेंटिफाइड असेट्स नहीं मानेंगे, और उस केस में ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैंने कुछ केस यहाँ पर लिए हैं, उस केस के थ्रू हम समझते हैं, है ना। सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इस एग्जाम्पल से। कोई ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मगअप नहीं करना है हमें, हमें अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट्स को। सिनेरियो देखो, अ लॉजिस्टिक कंपनी है ना, ये कौन है, लॉजिस्टिक कंपनी कस्टमर है, एंटर्स इनटू द 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर टू यूज वन डिलीवरी वैन। ठीक है, वन डिलीवरी वैन, तो जैसे हमें, हम कौन है, कस्टमर है। सप्लायर से हमने एक डिलीवरी वैन का बोला है कि डिलीवरी वैन हमें दे दो। अब क्या क्या सिचुएशन हो सकती है देखो। कॉन्ट्रैक्ट सेज सप्लायर में रिप्लेस द वेन, वेन रिप्लेस कर सकता है, बट इन रियलिटी वेन इज फिक्स्ड एंड नेवर रिप्लेस्ड। लेकिन रियलिटी में देखा जाए ना उसके पास एक ही वेन है, सामने वाले के एक ही वेन है, तो बताओ क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या वो रिप्लेस करेगा? नहीं। तो देखो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, नो। और ऑब्वियसली बात है अगर एक ही वेन है तो कोई रिप्लेस तो करेगा नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो कहीं और से रेंट पर लाके हमें वो सब्स्टिट्यूट करके देगा, तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं है। तो यहां से एक ही पॉइंट से कवर हो गया कि उसके पास प्रैक्टिकल एबिलिटी तो है ही नहीं, सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि क्या उसके पास राइट है क्या सब्स्टिट्यूशन का? नहीं है। इसका मतलब ये असेट्स कैसी है, आइडेंटिफाइड असेट्स है, और इसके ऊपर क्या लगेगा, लीज। ये क्या है, लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। चलो सिचुएशन नंबर 2 में देखो।
वेन इज कस्टमाइज्ड विद द कंपनी ब्रांडिंग एंड जीपीएस, रिप्लेसमेंट रिक्वायर्स कस्टमर अप्रूवल। ऑब्वियसली बात है, जो हमने वेन ली उसमें हमने हमारा जीपीएस लगा दिया है, उसकी हमने ब्रांडिंग कर दिया, हमारा लोगो वगैरह सब कुछ एडवर्टीजमेंट कर दिया, उसके ऊपर पूरी कलरिंग कर दी, हमारे अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर दिया। तो बताओ क्या प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि वो सब्सटीट्यूट हो जाएगी? नहीं, है ना? तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एबिलिटी है क्या? नहीं होगी। तो सब्स्टिट्यूशन राइट है क्या यहाँ पर? नहीं है। तो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है क्या यहाँ पर? है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं हो तभी लीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ध्यान रखना, तभी आइडेंटिफाइड मानी जाएगी ना असेट्स। नेक्स्ट, सप्लायर हैज सिमिलर वेन, सप्लायर के पास सिमिलर वेन है बट स्विपिंग गिव्स नो कॉस्ट सेविंग और प्रॉफिट। सप्लायर के पास ठीक है कि बहुत सारी सिमिलर गाड़ियां होगी, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने पर सप्लायर को क्या फायदा होगा? उसकी कॉस्ट सेविंग नहीं होगी, उसका कोई प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा, तो वो क्यों करेगा सब्स्टिट्यूशन? तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि भले उसके पास क्या हो, एबिलिटी हो सब्स्टिट्यूशन करने की, उसके पास दूसरी वेन से भी है, लेकिन ऐसा करने से उसको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उसके पास कोई सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। और अगर सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है तो फिर ये आइडेंटिफाइड असेट्स है, और IFRS 16 लगेगा यहाँ पर। ठीक। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पे देखो, सप्लायर कुड बेनिफिट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन बट व्हेन इज एट रिमोट साइट एंड रिप्लेसमेंट इज इम्प्रैक्टिकल। देखो सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होगा, बेनिफिट तो हो जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट करना पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि हम और सप्लायर बहुत डिस्टेंस पे है, बहुत रिमोट लोकेशन पे, मान के चलो असेट डिलीवरी वैन बेंगलोर में है और सप्लायर कहाँ है? दिल्ली में। तो वो दिल्ली वाली व्हीकल से रिप्लेस करना चाहता है। ऐसा करने से उसको फायदा तो होगा, क्योंकि जो हमारे पास डिलीवरी वैन है ना, वो एनर्जी एफिशिएंट है, उसमें बहुत कम पेट्रोल लगता है। तो फिर इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है क्या? नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन का राइट नहीं है। फिफ्थ, वेन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड ओनली इफ द ब्रेक्स डाउन आर इन द इमरजेंसी सिचुएशन। अब क्या होता है, कभी कभी ना, जैसे हमने डिलीवरी वैन ली, अब वो ब्रेक डाउन हो गई, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो उसकी जगह पर सप्लायर ने हमें दूसरी वैन दे दी। तो क्या यहाँ पर सप्लायर के पास सब्स्टेंटिव राइट है क्या? नहीं है। ये तो इमरजेंसी केस है। और यहाँ पर अभी भी माना जाएगा कि जो दूसरी, भले ही दूसरी वेन आ गई हमारे पास, ये माना जाएगा कि ये आइडेंटिफाइड असेट्स है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सप्लायर ऑपरेट अ लार्ज फ्लीट ऑफ आइडेंटिकल वेन्स एंड रेगुलरली स्वेप द वेन्स टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, है ना? हम हमें तो एक डिलीवरी वैन की जरूरत थी, अब सप्लायर को कभी ए नंबर की डिलीवरी वैन देता है, कभी बी की, कभी सी, कभी डी, या डिफरेंट डिफरेंट चेंज करके देता है, आइडेंटिकल है सब कुछ, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो क्या करना है, हमें तो वेन से मतलब है। लेकिन वेन से मतलब है, तो क्या ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफाइड असेट्स नहीं है, हम ये नहीं पता पा रहे ना कि ये पर्टिकुलर वेन पर हमारा कंट्रोल है। सप्लायर तो चेंज कर देता है, तो ये फिर ये कैसा एग्रीमेंट है हमारे बीच में? फिर ये सर्विस एग्रीमेंट माना जाएगा, कि हम क्या ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, और सर्विस के केस में आपकी लीज की अकाउंटिंग नहीं होगी, फिर क्या होगा, नॉर्मल आज जो भी आप एक्सपेंसेस पे करोगे, सर्विस एक्सपेंसेस पे करोगे, वो क्या आपका एक्सपेंसेस माना जाएगा, P&L में चला जाएगा। ठीक। चलो, तो यहां पर हमने लीज कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं ये डिस्कशन कर लिया, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, लेकिन इसके ऊपर MCQ आते हैं और फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हो, इससे अच्छा है ना कि हम इसको अच्छे से डिटेल में कवर कर ले। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट। तो हमारे बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना? अब ये कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी को हुआ। कब हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट? 1 जनवरी को हुआ। लेकिन जो डिलीवरी वेन है वो मुझे कब अवेलेबल होगी? 1 अप्रैल से अवेलेबल होगी। यानी कि इस डिलीवरी वेन का यूज कब कर पाऊंगा मैं? 1 अप्रैल से यूज कर पाऊंगा। कंट्रोल कब आएगा? 1 अप्रैल से आ पाएगा। तो यहां पर ये जो 1 अप्रैल है और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन दोनों डेट को क्या बोला जाता है? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसको बोला जाता है इंसेप्शन डेट। जिस दिन मेरे पास कंट्रोल आया उसको बोला जाता है लीज कमेंसमेंट डेट। क्या बोलते हैं उसको? कमेंसमेंट डेट, की इस दिन लीज चालू हो गई एक्चुअल में। भले ही साइन 1 जनवरी को हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन चालू कब हुआ? अब ये क्यों रोल प्ले करती है? क्योंकि आप जब डेप्रिसिएशन लीज टर्म डिसाइड करते हो, डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कब से डिप्रिसिएशन लगना चालू होगा? जिस दिन से कंट्रोल आता है। कंट्रोल कब आया? 1 अप्रैल से। कमेंसमेंट डेट तो हम सिंपल क्या बोलते हैं,
कमेंसमेंट डेट से आपका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। इसी कमेंसमेंट डेट पर हम क्या करते हैं, आरओयू असेट्स रिकॉर्ड करते हैं, लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। अकाउंटिंग कब से स्टार्ट होगी, कमेंसमेंट डेट से। इंसेप्शन डेट सिर्फ इंसेप्शन डेट पर हमें पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। ठीक है, चलो, एग्जाम में पूछा जाता है इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट के बारे में। नेक्स्ट, लीज टर्म क्या, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, हमने सप्लायर से बात करी कि 5 साल के लिए हमें क्या चाहिए, असेट्स चाहिए। यानी कि एस्टिमेटेड कंट्रोल कितना है मेरा, मतलब कितने दिन तक एस्टिमेट मेरा कंट्रोल रहेगा इस पर, 5 ईयर। एस्टिमेट क्यों बोल रहा हूँ, समझाता हूँ। हम सप्लायर ने एक और चीज दी मुझे, यहाँ पर ऑप्शन दिया कि आप एक काम करो, 5 साल के लिए तो अभी इनिशियली ले लो, लेकिन आप 2 साल और ले सकते हो, आप 2 साल इसको एक्सटेंड करा सकते हो। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा एज अ लेजी, क्या मैं इसे एक्सटेंड करा लूंगा क्या, क्या मैं रिजनेबली सर्टन हूं क्या कि मैं इसको एक्सटेंड करा लूंगा। तो मुझे ऑब्वियसली बात है, जब उसमें बेनिफिट देख रहे होंगे फ्यूचर में कि हाँ ये मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल असेट्स है ना, और इसको एक्सटेंड कराना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट डे पे ही। तो मैं यहाँ लीज टर्म क्या मानूं, भले कॉन्ट्रैक्ट कितना था, 5 ईयर का, लेकिन लीज टर्म कितनी मानी जाएगी। अगर मैं रिजनेबली एश्योर हूं कि मैं क्या कर दूंगा, एक्सटेंशन करवा दूंगा पीरियड का, तो मैं 7 ईयर लूंगा। कितना लूंगा, 7 ईयर लूंगा। अगर मान के चलो कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर लीज टर्म 5 ईयर। ऑप्शन है और मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूंगा, ऐसा मुझे लगता है, रिजनेबली सर्टन हूं मैं, तो मैं कितना मानूंगा, लीज टर्म 7 ईयर मानूंगा। ठीक है, अब एक और सिचुएशन, कभी कभी क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ना लीज कैंसिलेशन पीरियड होता है, मतलब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमने बात ये डिसाइड किया कि 3 साल से पहले कोई भी लीज कैंसिल नहीं करेगा। मतलब कम से कम ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक तो चलेगा, भले ही अभी हम 5 साल के लिए कर रहे हैं डीलिंग, लेकिन 3 साल क्या है, इसका लॉक इन पीरियड है। तो 3 साल को बोला जाएगा यहाँ पर नॉन कैंसिलेबल पीरियड। क्या बोलेंगे, नॉन कैंसिलेबल पीरियड। तो यहाँ पर लीज टर्म क्या मानी जाएगी फिर, हमारे बीच में भले कॉन्ट्रैक्ट हुआ 5 साल के लिए, लेकिन नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड है ओनली 3 ईयर। तो ये 3 ईयर ही हमारा लीज टर्म है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड देखा जाएगा ना, एक्सपेक्टेड कंट्रोल कितना हो सकता है मेरा, 3 ईयर तक भी। अगर मैंने 3 ईयर के बाद कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या मेरा कंट्रोल रहेगा क्या 3 साल के बाद, नहीं रहेगा ना। इसलिए क्या वर्ड यूज किया, एक्सपेक्टेड कंट्रोल देखो कितना है, रियलिटी में मत देखो कागज में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, कितना पीरियड है ना। एक्सपेक्टेड कंट्रोल मेरा 3 साल तक है, तो 3 साल। ठीक है, चलो। अब यहां पर देखो एक और चीज आती है, टर्मिनेशन की, है ना। क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दूंगा क्या, भले कॉन्ट्रैक्ट हुआ 5 साल का, 3 साल लॉक इन पीरियड है, यानी कि 3 साल के बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं तो मुझे हैवी पेनल्टी देना पड़ेगी। तो मैं आज डे 1 पे क्या सोच रहा हूं, क्या मैं टर्मिनेट कर दूंगा क्या, क्या मैं वो हैवी पेनल्टी देने के लिए भी रेडी हो जाऊंगा क्या। अगर मुझे लगता है यस, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो लीज टर्म है वो ओनली 3 ईयर है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं नहीं, मैं टर्मिनेट तो नहीं करूंगा, यानी कि मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, फिर इसको पूरे 5 साल यूज करूंगा ना, तो मेरा कंट्रोल तो 5 साल रहने वाला है फिर। तो अगर टर्मिनेशन ऑप्शन को आप क्या कर लोगे, ऑप्ट कर लोगे, तो फिर लीज टर्म क्या माना जाएगा, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ओनली, लॉक इन पीरियड ओनली। ठीक है, बहुत लॉजिकली आप सोचो ना, एक्सपेक्टेड कंट्रोल कितना रहने वाला है। ठीक है, भले ही यहाँ पर फॉर्मूला, अब बच्चे क्या करते हैं ना, फिर यहाँ पर कंपोनेंट रट लेते हैं कि लिस्ट टर्म में ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। सिंपल सा एक वर्ड, एक्सपेक्टेड कंट्रोल देख लो कितने पीरियड तक। ठीक है, लीज टर्म इज द पीरियड फॉर विच लेसी इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रोल द यूज ऑफ द लीज्ड असेट्स। इट इज जस्ट, इट इज नॉट जस्ट व्हाट इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, भले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो, लेकिन एक्सपेक्टेड ही है 3 साल, तो 3 साल लेंगे। इट इज द व्हाट इज इकोनॉमिकली एक्सपेक्टेड टू हैपन। ठीक है, अब देखो कंपोनेंट ऑफ लिस्ट, हम बच्चे ऐसे रटते हैं कि लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, नॉन कैंसिलेबल पीरियड, जैसे लॉक इन पीरियड था हमारा 3 साल। एक्सटेंशन ऑप्शन अगर मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, इफ रिजनेबली लेसी इज रिजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज, मान के चलो 2 साल का है, तो कितना हो जाएगा लिस्ट में, फिर 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। टर्मिनेशन ऑप्शन, इफ लेजी इज रिजनेबली सर्टन नॉट टू टर्मिनेट, अगर हम टर्मिनेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ना, पूरा पीरियड ले लेंगे। अब इसके है ना एग्जाम्पल भी है जहां से आपको 100% क्लियरिटी मिल जाएगी।
चलो आते हैं। सिंपल फिक्स्ड लीज है ना, नॉर्मल एग्जांपल लिया आप सबसे पहले। तो कॉन्ट्रैक्ट है कितना, 5 साल का। नो एक्सटेंशन, कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई टर्मिनेशन नहीं। बताओ लीज टर्म क्या मानेंगे? ऑब्वियसली बात है 5 ईयर, है ना, क्योंकि हम ना तो यहाँ पर एक्सटेंशन करने वाले, ना ही यहाँ पर टर्मिनेट करने वाले। पहले एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, 3 ईयर्स इनिशियली, मतलब लॉक इन पीरियड कितना है, 3 साल। 2 ईयर्स एक्सटेंशन, अब 2 ईयर का एक्सटेंशन है कि 2 साल एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सटेंशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ना, मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा तभी तो मैं एक्सटेंड करूंगा। तो इन्होंने बोला कि लो मार्केट रेट पर आपको क्या मिल जाएगा, ये असेट्स मिल जाएगा। या फिर असेट्स मेरे मेरे लिए बहुत क्रूशियल है, क्रूशियल है, तो फिर मैं इसको जाने नहीं दूंगा हाथ से। यानी कि मैं क्या करूंगा, इसका यूज 3 साल करूंगा या 5 साल करूंगा, बताओ जरा। 5 साल करूंगा। तो एक्सपेक्टेड यूज कितना है इसका, एक्सपेक्टेड कंट्रोल कितने दिन का आने वाला है, 5 साल का आने वाला है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला हमने अगर लॉजिकली समझ लिया ना एक बार, तो फॉर्मूले बन जाते हैं अपने आप। तो लीस्ट टाइम क्या मानेंगे यहाँ पर, 5 ईयर, 3+2, है ना, यानी कि एक्सटेंशन पीरियड भी इंक्लूड कर लेंगे। चलो एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सक्लूडेड। तीसरा नंबर का सिनेरियो, कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, ऑप्शन, ऑप्शनल 2 ईयर एट मार्केट रेट, इजी रीलोकेशन। मतलब क्या है, ऑप्शनल है कि नेक्स्ट 2 ईयर बढ़ाना है तो बढ़ाओ, रेट वही रहेगा, लीज पेमेंट वही रहेंगे। तो बताओ मैं करूंगा कैसा, नहीं करूंगा, मैं कहीं और से ले लूंगा, या फिर मैं देखूंगा उस टाइम पे मार्केट में कोई सस्ता होगा तो वहां से लीज पर ले लूंगा। तो यहां पर मुझे क्या लग रहा है कि अभी मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। मैं रिजनेबली सर्टन हूं कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा ऑप्शन को, एक्सटेंशन ऑप्शन को। तो फिर लीज टर्म क्या माने, ओनली 3 ईयर। चलो टर्मिनेशन ऑप्शन में देखो, कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का, आफ्टर 2 ईयर्स, देखो विद टर्मिनेशन आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के बाद हम टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि 2 ईयर क्या है, लॉक इन पीरियड। अब हमें देखना पड़ेगा क्या पेनल्टी लगेगी क्या, तो देखो हैवी पेनल्टी, हैवी पेनल्टी लगेगी। तो फिर क्या हम एक्सरसाइज करेंगे क्या ऑप्शन, इस टर्मिनेशन ऑप्शन का, नहीं करेंगे। तो फिर लिस्ट हम क्या होगी, पूरे 5 साल। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे, यानी कि टर्मिनेशन ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे, लाइकली है, तो फिर लीज टर्म कितना है, ओनली 2 ईयर्स। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, बस यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट है आपका लीज अकाउंटिंग। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, लीज कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं ये समझ लिया आपने, लीज टर्म पढ़ लिया आपने, और कमेंसमेंट डेट और इंसेप्शन डेट समझ लिया आपने। ठीक है, अब लीज की अकाउंटिंग कब से स्टार्ट करोगे, कमेंसमेंट डेट से। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रिकॉग्निशन कब करते हो आरओयू असेट्स और आरओयू लाइबिलिटी का, कमेंसमेंट डेट से रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, तो रिकॉग्निशन मतलब कि कब रिकॉर्ड करना है। अब कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है कौन बताता है, मेजरमेंट बताता है। तो इनिशियली किस पर मेजर करते हैं, तो आरओयू असेट्स और आरओयू असेट्स और आपकी लीज लाइबिलिटी, ये दो चीजें किस पर रिकॉर्ड करोगे। तो मैं सबसे पहले लूंगा आपका यहाँ पर लीज लाइबिलिटी, है ना, पहले लीज लाइबिलिटी समझते हैं, फिर आरओयू असेट्स से समझेंगे। लीज लाइबिलिटी, तो लीज लाइबिलिटी को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे इनिशियली, तो जितना भी आपको फ्यूचर में, ध्यान रखना, जितने भी आपको फ्यूचर में लीज रेंटल पे करना है, उसका क्या करोगे, आज प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। इस प्रेजेंट वैल्यू पर आप लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो फ्यूचर के पेमेंट्स है वो 10,000 जाते हैं आपके हर साल 5 साल, और उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर टोटल फ्यूचर वैल्यू कितनी, $50,000, लेकिन आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू ओनली है 45,000। तो आप किस पर रिकॉर्ड करोगे, 45,000 पर रिकॉर्ड करोगे, इतना ऑब्लिगेशन आपको पे करना है। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू पे कितना है, 45,000 ओनली, आज के दिन अगर पे करना हो तो कितना पे करना है, 45,000, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। इसके अलावा हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, उसमें हमने क्या करा, एडवांस में कुछ पेमेंट भी करा हुआ है। मान के चलो हमने 1,000 का एडवांस में पेमेंट करा है। तो बताओ 1,000 में सप्लायर को दे रहा हूँ, मैंने सप्लायर को 1,000 दे दिए, प्लस मुझे 45,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई, है ना, 45,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई। तो बताओ लीज लाइबिलिटी कितनी, एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, लाइबिलिटी का मतलब जो फ्यूचर में पे करना है, जो ऑलरेडी पे कर दिया वो लाइबिलिटी थोड़ी होती है ना। तो एडवांस पेमेंट को मत ले लेना आप, क्या लोगे, ओनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज रेंटल्स, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, दैट्स इट। चलो, तो रिकॉग्निशन कब करोगे, कमिटमेंट डेट पर। इनिशियली कैसे मेजर करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट, ध्यान रखना जो ऑलरेडी पेड हो चुका है उसका प्रेजेंट वैल्यू मत निकाल के इंक्लूड कर देना लीज लाइबिलिटी में। नेक्स्ट डिस्काउंटिंग, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो डिस्काउंटिंग कैसे करोगे, एग्जाम में दे देंगे आपको डायरेक्टली डिस्काउंट रेट, है ना।
लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली पूछा जाए तो क्या करोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना, इम्प्लिसिट डिस्काउंट रेट, या फिर अगर वो नहीं लिखा तो फिर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ लेसी, मतलब जो लेसी है उसकी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट क्या है, मतलब मार्केट में अगर इसी टाइप का लोन लेने जाएगा तो उसको क्या रेट लगेगी, दैट इज द इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। चलो, अब एक बार आपने रिकॉर्ड कर लिया तो क्या वो लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी क्या, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट वैल्यू पर निकाल के लेके आए उसको। अब हर साल क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, जैसे लोन के केस में होता है ना वैसे ही। अब इसमें क्या करोगे, इंटरेस्ट ऐड करोगे तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। आप पेमेंट कर दोगे, जो भी लीज रेंटल है वो पेमेंट कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ता है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ता है। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे, तो उसके लिए एग्जांपल ले रखा है मैंने, वो समझाता हूँ। चलो, अभी इस सिनेरियो से समझते हैं पूरे लीज लाइबिलिटी को। तो देखो सिनेरियो क्या है, लीज टर्म में 3 इयर्स, एनुअल पेमेंट कितना है, $100,000, डिस्काउंट रेट दे रखा 10%, प्रेजेंट वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पर, है ना। तो हमें यहाँ पर डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है। तो ये कहाँ काम आएगा, आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन में काम आ जाएगा। चलो समझते हैं। तो फ्यूचर में टोटल पेमेंट कितना करना है, अगर $100,000 देखोगे तो 3 साल में $300,000 देना है आपको। लेकिन आज के दिन अगर आप सेटल कर दो लाइबिलिटी, तो आज के दिन आपको कितना देना पड़ेगा, ओनली $248,690, है ना। तो इसका ये मतलब होता है कि आज के दिन अगर लाइबिलिटी पे करना है तो कितना पे करना है, ये सेम। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हमारी क्या है, ओपनिंग लाइबिलिटी। तो हम एक शेड्यूल बना लेते हैं, मैं यहाँ पे एक्सेल में फॉर्मेट बनाया हुआ है वो समझाता हूँ। अभी आप मत देखो कि अरियर से क्या है वगैरह। तो यहाँ पर जो लीज पेमेंट है वो कब जा रहा है, ईयर एंड पर जा रहा है। मतलब हमारी लाइबिलिटी डे जीरो पर है, हम पेमेंट कब करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे कब करेंगे, ईयर एंड पर करेंगे। ठीक है, तो हमारी ओपनिंग में लाइबिलिटी कितनी है वो लिख लो सबसे पहले। ये लिख ली मैंने, ओपनिंग लाइबिलिटी 248,690, 248,690। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, ये रहा। अब क्या होगा, इसके ऊपर क्या हमने ये पे कर दी क्या डे वन पर ही, नहीं, पूरे साल भर हम कुछ पेमेंट नहीं कर रहे, तो क्या लगेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ना पूरे साल भर का, कितना है 10%। तो मैं इसमें 10% ऐड कर देता हूँ। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो बताओ ओपनिंग लाइबिलिटी प्लस इंटरेस्ट कितना होता है, यहाँ लगा लो टोटल, मैं यहाँ सब टोटल लगा रहा हूँ। ये टोटल तो मेरी ईयर एंड पर इतनी लाइबिलिटी हो गई थी। ठीक है, लेकिन मैंने ईयर एंड पर कुछ पेमेंट भी कर दिया, ये पेमेंट कर दिया, तो बताओ मेरी क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लगा लो सम, ये सब टोटल में से पेमेंट माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, आपका क्लोजिंग लाइबिलिटी आ जाएगा। समझ में आता है इतना। नेक्स्ट, सेकेंड ईयर में आते हैं तो जो क्लोजिंग लाइबिलिटी वो क्या बन जाती है, ओपनिंग लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड ईयर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये कर दिया, टोटल लगाया हमने। और यहाँ पर पेमेंट करेंगे हम सेम, और यहाँ पर लाइबिलिटी निकालेंगे। मैं फॉर्मूले को कॉपी करते जा रहा हूँ, ऑटोमेटिक टोटल निकलते जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहीं पे भी राउंड ऑफ कर देते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट में कर देते हैं ना, 9085 कर देता हूँ मैं। चलो, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया उसको। तो सिंपल सी बात है ना, थर्ड ईयर के एंड में हम जब पूरा पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो हो गई। अब यहाँ पर एक चीज समझना, आप आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है लाइबिलिटी निकालो। ठीक है, तो आपको बता देंगे किस ईयर की लाइबिलिटी निकालना है, तो जैसे वन ईयर फर्स्ट ईयर की लाइबिलिटी निकालना है, ऐसा बोल दिया। अब आपसे पूछेंगे कि इसमें से करंट पोर्शन कितना और नॉन करंट पोर्शन कितना है, यानी कि करंट लाइबिलिटी कितनी और नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी। ये तो टोटल लाइबिलिटी है ना, इसमें से करंट कितनी और नॉन करंट कितनी कैसे निकालोगे, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी कैसे निकालोगे। तो आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है, जो विद इन अ 12 मंथ सेटल हो जाए उसको बोला जाता है करंट लाइबिलिटी, और जो विद इन अ 12 मंथ सेटल ना हो तो वो क्या है, आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो बताओ विद इन अ 12 मंथ कितना सेटल हो जाएगा आपका, इस लाइबिलिटी में से कितना सेटल हो जाएगा, तो कैसे निकालोगे। सर अगले वाले का और इसका डिफरेंस निकाल लो ना, उतना ही अमाउंट तो सेटल हो रहा है। नेक्स्ट ईयर इतनी लाइबिलिटी आ रही है, नेक्स्ट ईयर कितनी लाइबिलिटी आ रही है, 90, है ना। और करंट ईयर में कितनी है, तो 173,559। क्या फॉर्मूला बनेगा, करंट ईयर की टोटल लाइबिलिटी, है ना, टोटल लाइबिलिटी माइनस
नेक्स्ट ईयर की लाइबिलिटी, तो नेक्स्ट ईयर की लाइबिलिटी कितनी है, ये है। तो क्या हो गया, 82,664 क्या हो गया, सेटल हो गया। इतना अमाउंट आपका सेटल हो गया विद इन अ 12 मंथ। और जो विद इन अ 12 मंथ सेटल हो जाता है उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट कितना, माइनस कर दो ना, टोटल लाइबिलिटी में से ये माइनस कर दो, तो ये आ गया आपकी। ठीक है। अब आते हैं, अगर एडवांस में पेमेंट कर रहे होते तो क्या होता। चलो, उसका भी सिनेरियो में यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है। अगर एडवांस में पेमेंट कर रहे होते तो फिर कैसे कैलकुलेशन करते, बड़ा ही इजी काम है करंट और नॉन करंट निकालना। सिनेरियो नेक्स्ट, लीज लाइबिलिटी पेमेंट इन एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पर एनुअल पेमेंट वही है, लीज टर्म 3 इयर्स का है, डिस्काउंट रेट 10%, प्रेजेंट वैल्यू है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट एडवांस पेमेंट। एक्सक्लूड क्यों करा, क्योंकि जब फर्स्ट डे पे आपने पे कर दिया तो फिर वो लाइबिलिटी कहाँ बची। तो लाइबिलिटी कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट की 173,554, 173, लिख देता हूं, 173,554। कंफ्यूज मत हो ना, यहां पर आप ये मत ले लेना, यहां पर क्या लोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर में कितने, दो ही पेमेंट जाना है ओनली, $100,000 के दो ही पेमेंट जाना है, कब, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो हम पे कर रहे हैं ना इमीडिएट। चलो, तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ईयर का पेमेंट जाएगा क्या, कुछ नहीं जाएगा। अब मैंने क्या करा, पेमेंट वाला कॉलम पहले ले लिया, क्यों, क्योंकि हम एडवांस में पेमेंट करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पेमेंट करते हैं। तो जब हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पेमेंट करते हैं तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेशन करोगे वो समझा रहा हूं मैं, इसको बोला जाता है पेमेंट इन एडवांस। आप क्या लगाओगे यहाँ पर, टोटल लगाओगे, ओपनिंग लाइबिलिटी माइनस पेमेंट, कुछ पेमेंट तो गया नहीं, एक काम कर ऐसे, ओपनिंग लाइबिलिटी माइनस पेमेंट, तो पेमेंट तो कुछ नहीं गया, तो जो ओपनिंग लाइबिलिटी उसका वही आ गया आपका सब टोटल। इस पे, इसके ऊपर क्या लगेगा, इस बैलेंस के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग के पूरे साल भर तक 10%, ये आ गया आपका। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी निकाल लो, सब टोटल प्लस दिस, तो ये आ गया आपका क्लोजिंग लाइबिलिटी। अब ये क्लोजिंग लाइबिलिटी क्या बन जाएगी आपकी, ओपनिंग लाइबिलिटी। तो मैंने कॉपी कर लिया ये। सेकेंड ईयर क्या करोगे, सेकेंड ईयर के बिगनिंग में अब आपका पेमेंट जाएगा, ये लाइबिलिटी पे होगी यहाँ पर $100,000। ठीक है, सब टोटल लगा लो इसका, तो ये आपका, एक काम करते हैं माइनस हटा देते हैं ना, क्योंकि हमने वो लिखा हुआ है वहां पे, माइनस का सिंबल लगा हुआ है फॉर्मूले में। तो अब लाइबिलिटी कितनी बची, ये बची। अब इस रिमेनिंग लाइबिलिटी पे क्या बचेगा, लगेगा आपका इंटरेस्ट लगेगा ना, क्योंकि ये डे वन पे आउटस्टैंडिंग है, कब है, डे वन पे आउटस्टैंडिंग है, 10%। तो ये निकल के आ गया। चलो, दिस बस दिस, तो ये आ गई आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी। आते थर्ड ईयर में, मैं थोड़ा राउंड ऑफ कर दूं ना, ताकि हमारा नीट एंड क्लीन दिखे यहाँ पर वर्किंग। ठीक है, कितना बचा ओपनिंग में, ये बचा। तो आप थर्ड ईयर के बिगिनिंग में पूरा की पूरा $100,000 पे कर दोगे, तो क्या कुछ लाइबिलिटी बचना चाहिए, क्या नहीं बचना चाहिए, तो देखो जीरो आ जाएगा यहाँ पे, सब कुछ जीरो। समझ में आ गया। एडवांस के केस में क्या होगा, एडवांस के केस में आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, ओपनिंग लाइबिलिटी में से पहले पेमेंट माइनस कर देना, है ना, और फर्स्ट ईयर का मत करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप दे चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब बोला जाएगा करंट और नॉन करंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है यहाँ तो। विद इन अ 12 मंथ क्या सेटल होने वाला है, आप फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े हो, तो विद इन अ 12 मंथ आप कितना सेटल करोगे, ऑब्वियसली बात है ना, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, यानी कि $100,000 आप सेटल करने वाले हो। देखो ना, यही तो करोगे ना, विद इन अ 12 मंथ इतना लिख दिया मैंने। नॉन करंट कितना बचा फिर, टोटल करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी में से अगर मैं करंट पोर्शन हटा दूं तो क्या बचेगा, नॉन करंट लाइबिलिटी बचेगा। ठीक है, यहां पर आप डायरेक्टली इंस्टॉलमेंट मत ले लेना, यहां पर इंस्टॉलमेंट मत ले लेना, नेक्स्ट वाली वो एडवांस के केस में होता है। चलो, तो यहां पर ये समझ में आ गया कि आपको लीज लाइबिलिटी कैसे निकालना है, करंट पोर्शन नॉन करंट पोर्शन कैसे निकलेगा, समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर लीज लाइबिलिटी पूरी तरीके से समझ ली है। ठीक है, अब आते हैं आरओयू असेट्स पर, वापस जाता हूं मैं आरओयू असेट्स पर। तो आरओयू असेट्स आप किस पर रिकॉर्ड करोगे, तो आरओयू असेट्स रिकॉर्ड करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी, यानी कि जो इनिशियल लीज लाइबिलिटी होती ना, उस पर रिकॉर्ड करते हो, इनिशियल जो लीज लाइबिलिटी होती है उस पर रिकॉर्ड करते हो। ठीक, लेकिन सर इस लीज लाइबिलिटी के अलावा हमने एक और चीज करी है, सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर दिया, तो वो भी ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि
असेट्स का मतलब असेट्स की कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है जो हमारे पॉकेट से जा रहा है या जाने वाला है। मतलब इस असेट्स को एक्वायर्ड करने के लिए हमने कितना पेमेंट किया, वो कॉस्ट हो गई। तो क्या क्या करा हमने, एक एडवांस दिया, फ्यूचर में हमें इतनी लाइबिलिटी पे करना है, मतलब ये भी हम पे करने वाले हैं। और कोई भी इस पे डायरेक्टली कॉस्ट, I-16 में पढ़ा था ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और क्या हो सकता है सर, डिसमेंटल अगर करेंगे इस असेट्स को फ्यूचर में, यानी कि 3 साल 5 साल बाद, तब एक एक्सपेंसेस होगा डिसमेंटलिंग को कॉस्ट, तो उसकी हम क्या लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम ऐड कर देंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्या है कंपोनेंट, देखो क्या क्या कंपोनेंट है आरओयू एसेट्स के। इनिशियल लीज लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल के लिए $10,000, ठीक है। आपने एडवांस में 1,000 पेड किया है, तो कितना हो गया, 11,000 हो गया। इनिशियल कॉस्ट आई 1,000 की, तो कितना हो गया टोटल, 10,000 1,000 1,000, 12,000 हो गया अभी तक। 5 साल बाद डिसमेंटल करोगे तो आपको 5,000 लगेंगे, लेकिन आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू ओनली कितनी है, ओनली है 500। कितनी है, ओनली 500। तो कितना हो गया टोटल, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, 12,000 हो गया था यहाँ तक, ये 500, तो कितना हो गया, 12,500। तो 12,500 पर आपकी आरओयू एसेट्स रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ पर जो लीज इंसेंटिव है, अगर मान के चलो सप्लायर ने बोला कि हम आपसे 6 महीने का रेंट नहीं लेंगे नेक्स्ट, या वट एवर जो भी इंसेंटिव दे दे, तो हम क्या करेंगे, असेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। तो एग्जांपल के लिए $100 का हमें क्या मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है। तो 12,500 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 12,400। तो 12,400 पर हमारी आरओयू एसेट्स रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग एंट्री होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद क्या होगा, एक बार आपने असेट्स को रिकॉर्ड कर लिया कॉस्ट पे, उसके बाद जैसे हम I-16 में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट करते हैं, है ना, तो क्या क्या डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट होता है, सेम वे यहाँ पर भी फॉलो होगा। तो सब्सिक्वेंट में हमारे पास दो ऑप्शन है, वहां पर भी देखा था I-16 में, कॉस्ट मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल। क्या वो यहाँ पर अवेलेबल है क्या, हाँ यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो जनरली लीज के केस में कॉस्ट मॉडल फॉलो होता है, लेकिन आप रिवोल्यूशन मॉडल यूज कर सकते हो। कब कर सकते हो, एग्जाम्पल से समझना। हमने बिल्डिंग लीज पर ली है, और हमारे पास एक ऑन बिल्डिंग भी है, हमारी खुद की परचेस करी हुई बिल्डिंग भी है। उस परचेस करी हुई बिल्डिंग को हम कॉस्ट मॉडल पर रखते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है हमारी जो लीज पर ली है, ये भी ऑफिस की बिल्डिंग, ये भी ऑफिस की बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वैसे ही दिखाना पड़ेगा जैसे हम ऑन बिल्डिंग को दिखा रहे हैं। मतलब ये जो लीज बिल्डिंग है, ये किस क्लास की बिल्डिंग है, ये ऑफिस बिल्डिंग है। तो हमें क्लास वाइज क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मॉडल यूज करना पड़ेगा। अगर हमारी ऑन बिल्डिंग जो ऑफिस के यूज के लिए है, उसको अगर हम कॉस्ट मॉडल पर रख रहे हैं, तो लीज्ड बिल्डिंग को भी हमें कॉस्ट मॉडल पर रखना पड़ेगा। अगर हम इसको ऑन ऑफिस बिल्डिंग को अगर हम रिवोल्यूशन मॉडल पर रखते हैं, तो हम लीज पर जो बिल्डिंग ले रहे हैं ऑफिस के लिए, उसको भी हमें रिवोल्यूशन मॉडल पर रखना होगा। यानी कि अगर सिंपल वर्ड में बोलूं, हमारी जो ऑन असेट्स है उस पर कौन सा मॉडल लग रहा है, वही मॉडल हम रिवोल्यू यहाँ पर आरओयू एसेट्स के लिए भी लगाएंगे। यानी कि क्लास देखी जाती है ना, क्लास वाइज देखा जाएगा। अब एक एक्सेप्शन भी है, लेकिन इसका क्या एक्सेप्शन है, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अगर आरओयू एसेट्स हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो हमें कंपलसरी हमें फेयर वैल्यू मॉडल लगाना पड़ेगा। हमने IS-40 में पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कौन से मॉडल है, दो मॉडल है, कॉस्ट मॉडल भी और फेयर वैल्यू मॉडल भी। लेकिन अगर आपकी आरओयू एसेट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऐसे कैसे, हमने एक बिल्डिंग रेंट पर ली, लीज पर ली, हमने क्या करा, एक बिल्डिंग लीज पर ली, और इस बिल्डिंग को हम क्या करते हैं, हम रेंट पर दे देते हैं। मतलब ये बिल्डिंग कैसी हो गई, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई ना, लेकिन हम इसके ऑनर नहीं है, हमने तो लीज पर ली है। तो ये आरओयू असेट्स हमारी क्या है, आरओयू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इसको कंपलसरी आपको फेयर वैल्यू मॉडल पर रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, एक्सेप्शन लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आरओयू अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है, तो उसको आप फेयर वैल्यू मॉडल पर ही रखोगे। चलो, इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट, क्या इम्पेयरमेंट होगी क्या आरओयू एसेट्स, बिल्कुल होगी इम्पेयरमेंट। आरओयू एसेट्स के ऊपर IS-36 लगता है। लेकिन अगर आरओयू एसेट्स अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो फिर वो फेयर वैल्यू मॉडल होगा, और फेयर वैल्यू मॉडल में तो इम्पेयरमेंट होता ही नहीं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो छोटी छोटी बातें हो जो भूल मत जाना। तो आरओयू एसेट्स के ऊपर इम्पेयरमेंट होगा क्या, हाँ होगा।
अगर इंडिकेशन मिल रहा है तो इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे, और अगर इम्पेयर्ड होती है तो हम इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। लेकिन आरओयू एसेट्स अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसका इम्पेयरमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना बस। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन का पीरियड क्या होगा, हमने लीज टर्म पढ़ी थी ना। अब यहां पर समझेंगे कि डेप्रिसिएशन का पीरियड क्या लें, क्योंकि यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है 100% ये पॉइंट, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाएगा या एमसीक्यू आ जाएगा। क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएट का पीरियड कैसे डिसाइड करोगे। तो आपको बोला जाएगा, देखो अब हमें सिचुएशन समझना होगी। जो हमने यहाँ पर लीज पर असेट से लिए, तो लीज टर्म एंड होने पर क्या इसकी ऑनरशिप हमें ट्रांसफर हो जाएगी। अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो मुझे बताओ, यहाँ पर हम असेट्स को कितने साल यूज करेंगे, उसकी यूजफुल लाइफ तक। एग्जाम्पल के लिए समझना, असेट्स जो डिलीवरी वैन है उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर, कितनी है 10 ईयर। हमने लीज पर ली इसको 5 ईयर के लिए, लीज टर्म कितना है 5 ईयर है। अब यहां पर मुझे सोचना पड़ेगा, क्या लीज टर्म यानी कि 5 साल के एंड होने पर क्या ऑनरशिप मुझे ट्रांसफर हो जाएगी। अगर ऑनरशिप मुझे ट्रांसफर हो जाएगी तो मुझे यहां पर डेप्रिसिएशन कितने साल तक लगाना चाहिए, लॉजिकली सोचना और बताना। आप असेट्स को कितने साल तक यूज कर पाओगे, 5 साल या 10 साल। 10 साल कर पाएंगे क्योंकि ऑनरशिप हमारे पास आ जाएगी ना, कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा पूरे यूजफुल लाइफ का। तो 10 साल तक डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मान के चलो मेरे पास ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन मेरे पास है ना परचेस ऑप्शन है, लीज टर्म के एंड होने पर मेरे पास परचेस ऑप्शन है कि मैं इसे परचेस कर सकता हूं। लेसर ने मुझे बोला, मुझे ऑप्शन दिया है कि आप परचेस कर सकते हो। अब मैं रिजनेबली सर्टन हूं क्या, अगर मैं रिजनेबली सर्टन हूं कि मैं परचेस ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा, तो ऑब्वियसली बात है ना, ये इस असेट्स की पूरी यूजफुल लाइफ में असेट्स को कौन यूज करेगा, मैं यूज करूंगा। तो मुझे डेप्रिसिएशन कितना लगाना चाहिए, 10 साल में लगाना चाहिए, ना कि 5 साल। तो हमें क्या देखना पड़ता है, इकोनॉमिक सब्सटेंस देखना पड़ेगा ना, इकोनॉमिक रियलिटी क्या है। भले ही लीज टर्म 5 साल का है, लेकिन अगर इस असेट्स के ऊपर कंट्रोल मेरा 10 साल का आ जाता है तो मैं 10 साल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन का पीरियड कैसे डिसाइड करोगे, इफ ओनरशिप ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द लीज, आर लीज हैज एंड परचेस ऑप्शन एंड लेसी हैज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज इट, तो क्या करेंगे यहाँ पर, डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ असेट्स। रीजन क्या है, लेसी विल यूज द असेट्स लाइक एन ऑनर। ठीक है, ऑनर की तरह यूज करेगा इंटायर यूजफुल लाइफ में। अब मान के चलो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही और ना ही परचेस ऑप्शन है, तो फिर, और अगर परचेस ऑप्शन है तो हम उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऐसा हम सर्टन है। तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उस केस में तो लीज टर्म में क्या लगना चाहिए, डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम आती है, कभी कभी क्या होता है, लीज टर्म तो है 5 साल का, लेकिन असेट्स की यूजफुल लाइफ है ना ओनली 3 ईयर की। कितनी है, असेट्स की यूजफुल लाइफ ओनली 3 ईयर की। तो फिर बताओ डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे। सर ऑब्वियसली बात है ना, 3 साल का लगना चाहिए, क्योंकि ये असेट्स हमें कितने साल तक बेनिफिट देगी, ओनली 3 ईयर तक बेनिफिट देगी। भले ही लीज टर्म कितना है 5 साल, लेकिन असेट्स की यूजफुल लाइफ ही 3 साल की है। तो 3 साल ही हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, तो 3 साल में डेप्रिसिएशन होना चाहिए पूरा। ठीक है, लॉजिकली समझ जाओगे ना। तो फॉर्मूला क्या बना, जब परचेस ऑप्शन ना हो, ऑनरशिप ट्रांसफर ना हो, या हम परचेस ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो इस केस में आप कैसे डिसाइड करोगे डेप्रिसिएशन पीरियड, यूजफुल लाइफ आर लीज टर्म विच एवर इज लोअर। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट कितने साल तक ले पाओगे, लोअर पीरियड तक ही। तो देखो यहाँ पर, इफ ऑनरशिप विल नॉट ट्रांसफर एंड नो परचेस ऑप्शन, डेप्रिसिएशन ओवर द शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, क्योंकि थ्योरी से समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में रहते हैं। चलो, ऑनरशिप परचेस ऑप्शन, ऑनरशिप का परचेस ऑप्शन के एग्जाम्पल है ये। एक और एग्जांपल काय का आएगा फिर, टर्मिनेशन ऑप्शन का भी। देखो, ऑनरशिप ऑप्शन क्या बोलता है डिटेल, लीज टर्म 5 साल का है, ऑनरशिप ट्रांसफर एट द एंड, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। लीज टर्म कितनी है 5 साल, और जो यूजफुल लाइफ है 10 साल। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए, नॉर्मली 5 साल का लगना चाहिए था क्योंकि लीज टर्म है, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी एंड पर। तो बताओ कितना इकोनॉमिक बेनिफिट ले पाओगे इससे, 10 साल तक इकोनॉमिक बेनिफिट लो पाओगे ना। तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए इस केस में 10 साल, ना कि 5 साल, भले लीज टर्म 5 साल हो। ठीक, तो देखो डेप्रिसिएशन पीरियड कितना है 10 ईयर्स।
लॉजिकली मैं क्लियर करते जा रहा हूँ आपको सारी चीजें। सेकंड केस, लेसी, सॉरी, लीज टर्म कितना है, 4 ईयर का है, और यूजफुल लाइफ कितना है, 8 ईयर। तो नॉर्मल केस होता तो क्या होता है, आप बोलते हैं डेप्रिसिएशन 4 साल का लगता। लेकिन यहाँ पर परचेस ऑप्शन है, और वो परचेस ऑप्शन लेसी एक्सरसाइज कर लेगा। तो असेट्स का कितने साल तक यूज कर पाओगे आप, 8 साल तक यूज कर पाओगे ना। 8 साल तक आप क्या करोगे, यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट लोगे, तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन पीरियड आएगा 8 ईयर आएगा। ठीक, नेक्स्ट, नो ऑनरशिप नो परचेस ऑप्शन, तो विच एवर इज लोअर देखेंगे फिर। लिस्ट में 6 ईयर और यूजफुल लाइफ है 12 ईयर, तो 6 ईयर क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन पीरियड आ जाएगा। यूजफुल लाइफ शार्टर देन लीज टर्म, मैंने स्पेशल केस बताया था आपको। लीज टर्म कितनी है, 7 ईयर की, यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ऑब्वियसली बात है 5 ईयर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन पीरियड कितना आएगा, 5 ईयर। लॉजिकली सोचना इकोनॉमिक बेनिफिट कितने पीरियड तक ले पाओगे, दैट्स इट। अगला एग्जाम्पल है टर्मिनेशन पीरियड का, क्योंकि लीज टर्म अगर टर्मिनेट हो जाती है तो उस केस में क्या होगा वो सोचना पड़ेगा ना हमें। लीज टर्म कितनी है, 5 ईयर। टर्मिनेशन पीरियड कितना है, टर्मिनेशन, सॉरी, टर्मिनेशन आफ्टर 2 ईयर्स, और हैवी पेनल्टी लगेगी। तो हमने देखा था यहाँ पर लीज टर्म डिसाइड हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, लीज टर्म डिसाइड हो रहा है, यूजफुल लाइफ का केस नहीं है ये, तो नॉर्मल केस है। लीज टर्म कितनी है, 5 ईयर है नॉर्मल, हमने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना है, 5 ईयर का है। टर्मिनेशन ऑप्शन है 2 साल के बाद का, यानी कि लॉक इन पीरियड हो गया 2 साल, नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना हो गया, 2 साल। 2 साल के बाद अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको हैवी पेनल्टी देना पड़ेगी। तो बताओ क्या मैं एज ए लेसी हैवी पेनल्टी पे करूंगा, क्या नहीं करूंगा ना। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज के दिन, फ्यूचर में भले पे कर दूं वो अलग चीज है, आज के दिन में क्या सोच रहा हूं, मैं पेनल्टी पे नहीं करूंगा। यानी कि मैं रिजनेबली सर्टन हूं कि मैं टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो बताओ, असेट्स, असेट्स का लीज टर्म क्या होगा मेरे लिए, 5 ईयर, क्योंकि 5 ईयर में यूज करूंगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ डेप्रिसिएशन का पीरियड भी क्या होगा, 5 ईयर। ठीक, लीज विद अर्ली टर्मिनेशन लाइकली, अगर मान के चलो मैं टर्मिनेशन पीरियड को एक्सरसाइज कर लूंगा, मुझे ऐसा लगता है, तो लॉक इन पीरियड कितना हुआ, 2 साल, तो 2 साल ही इसके इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिलेंगे। तो 2 साल क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएशन पीरियड होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, चलो, तो हमने ये समझ लिया, आरओयू एसेट्स, लीज लाइबिलिटी हम समझ ली। प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो प्रेजेंटेशन कैसे देंगे। तो देखो हमारी ऑनर्स, जो ऑन प्रॉपर्टी जो असेट्स होती, वो और लीज्ड असेट्स जो होती वो अलग अलग दिखना चाहिए हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, है ना। लोगों को पता चलना चाहिए ना कि आपकी लीज पर ली गई एसेट्स है और ये ऑन असेट्स है। ठीक, तो कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, सेपरेट लाइन में दिखाएंगे। पीपी ऑन अलग दिखाएंगे, और पीपी अगर लीज पर ली तो वो अलग दिखाएंगे। ठीक, तो इसको बोलते हैं सेपरेट लाइन आइटम पर दिखाना, वैसे ही हम क्या करेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसका हाईलाइट करा हुआ है मैंने। अगर आपकी आरओई एसेट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही दिखा सकते हो। अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, अलग सेपरेट लाइन आइटम में दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लीज लाइबिलिटी अलग से शो करोगे नॉर्म दूसरी लाइबिलिटी से। अब जो लीज लाइबिलिटी है फिर उसका बाइफरकेशन करोगे आप, कितनी करंट पोर्शन और कितना नॉन करंट पोर्शन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा, आप डेप्रिसिएशन लगाओगे इस पे, तो डेप्रिसिएशन दिखाना। इंटरेस्ट, जो फाइनेंस कॉस्ट है आपकी, है ना, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं ना, वो भी पीएनएल में जाएगा। तो आप दोनों को मिक्स मत कर देना, डेप्रिसिएशन अलग है, इंटरेस्ट अलग है, आप ऐसा मत बोल देना दोनों तो लीज से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, चलो इसको कंबाइन कर देते हैं। नहीं, डेप्रिसिएशन आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और इंटरेस्ट आपका फाइनेंस कॉस्ट है। तो आपके जो पीएनएल वो कैसे बनते हैं, फाइनेंस कॉस्ट अलग दिखती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग दिखती है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अलग दिखती है ना। ठीक है, चलो, चलो, नेक्स्ट आपका सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन, ये क्या होते हैं। ट्रांजेक्शन समझो पहले क्या हुआ, मेरे पास एक मशीन है, मशीन है मेरे पास, मुझे आज फंड की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, इस मशीन को सेल कर दूंगा और फंड ले लूंगा, कैश आ जाएगा मेरे पास। लेकिन मैं ये मशीन जो है ना, सेल नहीं करना चाहता। मतलब मेरे पास से मशीन जाना नहीं चाहिए, मैं अपने इसको बिजनेस में यूज करूंगा ना, मैंने तो बिजनेस में यूज करने के लिए ली थी, सेल करने के लिए नहीं ली थी। लेकिन मुझे आज फंड की जरूरत है और फंड कहीं से अरेंज नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या करा पता है, इस असेट्स को सेल कर दिया, इस असेट्स को सेल कर दिया, और सप्लायर को बोला जिसको सेल किया, है ना, जो बायर था, मैं सेलर, एक बायर होगा, तो बायर को मैंने बोला कि यार ये मशीन का तुम क्या करोगे, ये मशीन मुझे दे दो यूज करने के लिए, ये मशीन मुझे वापस दे दो यूज करने के लिए। मतलब मैंने सेल किया और फिर लीज पर वापस से सेम मशीन ले ली।
ट्रांजेक्शन समझ में आया क्या होता है सेल एंड लीज बैक में? मैंने पहले सेल कर दिया और इसी असेट्स को वापस से लीज पर ले ली। मतलब जब सेल करा तब मैंने इस असेट्स का कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया उसके इंटायर लाइफ के लिए। लेकिन वापस से मैंने ये असेट्स को 5 साल के लिए लीज पर ले ली। तो मैंने क्या कर लिया? कंट्रोल एक्वायर्ड कर लिया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो यहां पर जब हम नॉर्मली सेल करते हैं असेट्स को तो क्या एंट्री करते हैं? हमारे पास कैश आता है और क्रेडिट क्या हो जाती है हमारे पास से? असेट्स क्रेडिट हो जाती है। और अगर कोई गेन या लॉस होता है वो बुक कर लेते हैं पूरा पूरा। ठीक है। यहां पर भी वैसे ही होगा। लेकिन यहां पर एक चीज बोली, आप जो गेन या लॉस रिकॉर्ड करते हो कब करते हो? कंट्रोल ट्रांसफर होने पे करते हो। लेकिन यहां कंट्रोल तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ ना, कंट्रोल वापस से आ गया आपके पास घूम के। पहले ऑनरशिप फॉर्म में कंट्रोल था, अब लीज के फॉर्म में कंट्रोल आ गया आपके पास में। तो यहां पर जो आप गेन या लॉस है वो पूरा पूरा 100% रिकॉर्ड मत करना, 100% रिकॉग्नाइज मत करना। मतलब जो गेन या लॉस होगा उसको आप पूरा की पूरा पीएनएल में मत ले जाना। क्यों? क्योंकि आपका जो कंट्रोल है वो वापस से आ गया इस असेट्स के ऊपर। लेकिन यह कंट्रोल पूरे यूजफुल लाइफ के लिए नहीं आया होगा, मतलब पूरे इंटायर लाइफ के लिए आया क्या? 5 साल के लिए आया ना। मतलब आपने कुछ कंट्रोल ट्रांसफर तो किया है, कुछ कंट्रोल आपने ट्रांसफर किया है और कुछ रिटेन कर लिया कंट्रोल, है ना। तो जितना भी आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया केवल उसी प्रपोर्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर गेन या लॉस बुक करना पड़ेगा। बस इतना ही ये लीज और सेल एंड लीज बैक के ट्रांजेक्शन में ये आइडेंटिफाइड करना है। चलो कैसे करेंगे समझाता हूं इस एग्जांपल के थ्रू। चलो तो यहाँ पर एक सिनेरियो दे रखा है, हम एक्सेल में वर्किंग करेंगे पूरी, मैं समझाता हूँ वहां पर क्या हो रहा है। एक एबीसी लिमिटेड कंपनी, उसके पास बिल्डिंग है, वो क्या कर रही है? वो सेल कर रही है बिल्डिंग को और उसी बिल्डिंग को वापस से लीज पर ले रही है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए ले रही है। एनुअल रेंटल पे करेगी उसके लिए वो $600,000। और जो एनुअल रेंटल पे करेगी उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से डाटा कॉपी करता हूँ एक्सेल में। तो सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पर सेल वैल्यू। कितने में सोल्ड कर दिया सेट्स? $5 million में सेल कर दी। यहां पे समझाते जाता हूं आपको। कैरिंग अमाउंट कितना है बुक्स में? कैरिंग अमाउंट कितना है? कैरिंग अमाउंट $4 million। अब मान के चलो, पहले तो केस सोचते हैं नॉर्मल वाला। नॉर्मल केस होता है आपके पास एक असेट्स है ना। वो असेट्स आपकी पीपी है, सपोज बिल्डिंग है ना, इस केस में बिल्डिंग है। तो आपने क्या करा? बिल्डिंग को सोल्ड कर दिया। इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 4 मिलियन। तो 1 मिलियन को क्या बोलते हो आप? गेन बोलते हो ना। ये गेन कहाँ जाता है? टोटल गेन कितना हुआ आपको? ये हुआ $1 million का। ये गेन कहाँ जाता है? पीएनएल में ले जाते हो। कहाँ ले जाते हो? पीएनएल। क्या एंट्री करते हो? सर कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाता, और आपका गेन, या मैं बोलूँ गेन ऑन सेल। ठीक है। ये कितना बुक करते हैं आप? कैश कितना है? 5 मिलियन। बिल्डिंग कितनी थी आपकी? 4 मिलियन की। गेन कितना हुआ आपको? 1 मिलियन का। ऐसे अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं और ये गेन कहाँ जाता है अल्टीमेटली? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता ना। यही एंट्री करते हो 11th से। अभी भी यही करना है, लेकिन अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझो। यहाँ पर है ना हमारे पास लीज पर वापस असेट्स आ गई, यानी कि हमने 100% कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया। हाँ, कंट्रोल रिटेन कर लिया। तो जितना कंट्रोल रिटेन कर लिया उसके इक्विवेलेंट हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट कितना बुक होता है ध्यान रखना हमेशा, जितना हमने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया ना उतना हम प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके प्रपोर्शन में। तो अब कैसे निकाले कि कितना प्रपोर्शन हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, कितना कंट्रोल हमने ट्रांसफर कर दिया? तो समझो, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन और दे रखी है, इसको हटा देता हूँ मैं, अब ये किसी काम की नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, यहाँ करते हैं। अब हुआ क्या? यहाँ पर क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स कितना दे रखे हैं? ये दे रखा है ना। कॉपी करता हूँ मैं इसको और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। साइज इंक्रीज कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको भी फुल वैल्यू में लिख लेता हूँ ना, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा फिर। 1 मिलियन में लिख रहे हैं।
चलो, तो यहाँ पर मिलियन हटा देते हैं, साइज 26। चलो, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर, मैं वापस से कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि आपको वो दिखता रहे प्रॉपरली। तो ये आपका क्या है, टोटल गेन है। अब जब हम लीज पर लेते हैं वापस से, तो आपको क्या निकालना है, प्रोपोर्शन, कि कितना कंट्रोल आपने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो असेट्स की फेयर वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू पता होना चाहिए। तो फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यही इसकी फेयर वैल्यू भी है, जितने में सोल्ड किया वही फेयर वैल्यू भी है। तो अब ध्यान से समझना, कई किताबों में नहीं लिखा हुआ, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको कभी फॉर्मूला याद ना करना पड़े। अगर हम कोई असेट्स परचेस करके लाते, तो हम क्या एंट्री पास करते, असेट्स अकाउंट डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट पर ले रहे हैं हम, ठीक है ना, अभी कैश पे नहीं कर रहे, तो क्या एंट्री करते, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी किस पर रिकॉर्ड करते हैं, जितनी असेट्स परचेस कर रहे हैं। तो ये समझो कि ये असेट्स अगर आप परचेस करते आज के दिन, तो कितने में परचेस करते ये, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू तो कितनी है, 50 मिलियन। मतलब आप पूरी पूरी एसेट से परचेस नहीं कर रहे हो, उसका कुछ पोर्शन ही परचेस कर रहे हो। कितना पोर्शन परचेस कर रहे हो, इतना पोर्शन परचेस कर रहे हो आउट ऑफ टोटल असेट्स। वैसे तो टोटल असेट्स की फेयर वैल्यू कितनी है, ये उसकी टोटल वैल्यू है, लेकिन हम उस असेट्स को कितने में परचेस कर रहे हैं, ओनली इतने में परचेस कर रहे हैं, इतने में लीज पर ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना पोर्शन हुआ, अगर परसेंटेज टर्म में निकालना हो तो निकाल सकते हैं क्या, यस। तो ये इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं, है ना। तो 45.5% आपने वापस से एक्वायर्ड कर लिया कंट्रोल, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल रिटेन कर लिया हमने, या राइट रिटेन्ड। इतना राइट हमने रिटेन रख लिया। तो ट्रांसफर कितना हो गया राइट, फिर राइट ट्रांसफर कितना, बहुत इजी है, 100 में से ये माइनस कर दो। तो मैं क्या कर दूंगा, 100 में से अगर माइनस कर दूंगा 45.5, तो क्या बचेगा, कितना पोर्शन मैंने ट्रांसफर कर दिया, बस निकल के आ गया। तो 54.5% मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, बस। तो टोटल गेन कितना था, गेन रिकॉग्नाइज्ड इन पी एंड एल। तो पी एंड एल में हम कितना गेन ले जाएंगे, हमें ये निकालना है। तो जितना पोर्शन हमने ट्रांसफर कर दिया उतना, टोटल गेन तो कितना था, ये था। ठीक है, मल्टीप्लाइड कर देंगे इसमें, कितना, जितना पोर्शन हमने ट्रांसफर कर दिया, तो कितना करा, 54.5%। तो $545,000 ये क्या कर लेंगे हम, गेन पी एंड एल में ले जाएंगे। टोटल गेन तो ये था, ये नहीं ले जाएंगे हम, क्या ले जाएंगे, इतना ही गेन पी एंड एल में ले जाएंगे। समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर समझा दिया, एक बार वापस से पीडीएफ में ले जाता हूँ, टेली करवाता हूँ, आंसर देखो 4 5। ठीक है, ये आपका गेन रिकॉग्नाइज्ड है ना, इन पी एंड एल इतना आ गया। अब समझो क्या करना होता है, बड़ी सिंपल सी स्टेप है। सबसे पहले गेन निकाल लो टोटल, फिर पोर्शन निकालो कि कितना पोर्शन आपने रिटर्न रख लिया। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, तो पोर्शन निकल के आ जाएगा, कितना रिटेन रखा आपने। तो ट्रांसफर कितना किया, 100 में से वो पोर्शन माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसफर्ड पोर्शन। और आप ये ट्रांसफर्ड पोर्शन जो है अप्लाइड कर देना टोटल गेन पर, तो आपका निकल के आ जाएगा गेन ऑन, गेन इतना आपको रिकॉग्नाइज करना है, मतलब इतना आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है। अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे, जब अमाउंट आया तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। क्रेडिट क्या करोगे, आपके पास से असेट्स जा रही ना बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, है ना। ये नॉर्मल एंट्री। अब इस पर क्या हुआ, गेन, ये देखो गेन आपने निकाला, तो गेन ऑन सेल आप रिकॉर्ड कर लो, क्रेडिट कर लो। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल एंट्री ट्रांसफर करने की। अब आपके पास क्या आ रही है, लीज असेट, तो लीज असेट्स आ रही है आपके पास, तो क्या एंट्री करते हो, आरओयू असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। तो लीज लाइबिलिटी पहले क्रेडिट कर देना, क्योंकि उसका अमाउंट पता है आपको। आरओ एसेट्स कितने पर रिकॉर्ड करना है, तो आप बैलेंसिंग फिगर निकालना, क्या निकालना, बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालोगे, ये टोटल लगा लो, इसका टोटल लाइबिलिटी का टोटल क्रेडिट साइड लगाओ, और ये आपका डेबिट साइड माइनस कर दो। करके बताऊं क्या, डेबिट आपका क्या हुआ, बैंक। क्रेडिट क्या क्या करा आपने, आपके पास से बिल्डिंग गई, आपने लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी। क्रेडिट आपका गेन ऑन सेल हुआ,
तो गेन ऑन सेल हुआ 45,000। लीज लाइबिलिटी कितने पर रिकॉर्ड करी, ये रहा। बिल्डिंग कितने पर थी आपकी बुक्स में, ये थी 4 मिलियन पर, तो 4 मिलियन पर आपने उसको क्रेडिट कर, दैट्स इट। ठीक है। बैंक, बैंक बैंक का कितना डेबिट किया आपने, ये रहा बैंक, आपके पास कितना आया अमाउंट, ये अमाउंट आया। अब इसका टोटल लगा लो, यहाँ टोटल लगा लेते, एक काम करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल लगा रहा हूँ मैं। ये टोटल लगा लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे पता है कि एक चीज मुझे और डेबिट करना है। एक सेकेंड, ये ना थोड़ा सा फॉर्मेट इधर कर लेता हूँ। देखो, डेबिट मुझे एक और चीज करना है, तो क्या निकल के आएगा, बैलेंसिंग फिगर, क्या बोल रहा हूँ मैं, बैलेंसिंग फिगर। कितना, कितना डेबिट करे और, टोटल क्रेडिट ये है, डेबिट मैंने सिर्फ इतना करा हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर ही आ गया। तो ये है आपकी ROU असेट्स। मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया है, इसका कॉन्सेप्ट भी है कि कैसे निकलेगा, है ना। लेकिन अब वो बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप ऐसे निकालना एग्जाम में सबसे बेस्ट तरीका है। एंट्री देख लो, वही करी मैंने। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ था, कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था, यानी कि हमारी जो सेल हुई थी वो एज पर IFRS 15 हुई थी। IFRS 15 आपको एग्जाम में लिखा आएगा क्वेश्चन में कि IFRS 15 के अकॉर्डिंग सेल है या नहीं। अगर IFRS 15 के अकॉर्डिंग सेल है, तभी हम क्या बोलते हैं कि कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, तभी हम गेन रिकॉग्नाइज करेंगे और लीज, यहाँ पर सेल एंड लीज बैक का अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर IFRS 15 सेटिस्फाइड नहीं होता है, यानी कि कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस अरेंजमेंट को बोलते हैं लोन अरेंजमेंट। और लोन की जैसे अकाउंटिंग होती है वैसे ही करेंगे। मतलब हमारे पास जो कैश आया, मतलब हमारे पास से असेट्स गई नहीं, पहली बात तो हमने ट्रांसफर किया ही नहीं ना कंट्रोल, तो हम क्या डी रिकॉग्नाइज करेंगे कि अपने बुक्स से असेट्स को नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे, लोन अकाउंट क्रेडिट, दैट्स इट। ऐसा माना जाएगा कि हमने लोन लिया है, कोई यहाँ पर हमने एक्चुअल में सेल्स नहीं करा, है ना। कंट्रोल ट्रांसफर ही नहीं होगा ना, तो आपका सेल्स माना ही नहीं जाएगा, और सेल्स नहीं मानेंगे तो ये लीज अकाउंटिंग होगी ही नहीं, ठीक। यही पूछा जाता है। मैंने यहाँ पे सिनेरियो बनाया भी है ना। यहाँ पर बिल्डिंग है, उसकी यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये IFRS 15 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो और लीज लाइबिलिटी, सॉरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी यानी कि लोन लाइबिलिटी आप रिकॉर्ड कर लो, दैट्स इट। नॉर्मल जैसे लोन की अकाउंटिंग होती है वैसे ही अकाउंटिंग होगी फिर। ठीक है। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपना फीडबैक जरूर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में।